और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम सबका हिसाब होगा, जिसमें बात खाड़ी को लेकर करेंगे। खाड़ी में एक बार फिर से महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया के सामने दोहा में शांति वार्ता का नाटक चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ईरान की पीठ में छुरा घोंपने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए एक बेहद सीक्रेट और हाई लेवल बैठक की है। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए दोहा में शांति की बात की जा रही है, एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिकी सेना की हलचल चरम पर है। ये शांति वार्ता कुछ और नहीं बल्कि ट्रंप का एक बहुत बड़ा धोखा माना जा रहा है, और इसी को लेकर कुछ डिटेल्स भी सामने आ रही है। दोहा के रास्ते कैसे यहां पर एक छलावा जो दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं, वो जल्दी से आपको बताते हैं। दोहा में ट्रंप का धोखा, अब ईरान बिल्कुल मौका देने के मूड में नहीं है, क्योंकि दोहा वार्ता से पहले ट्रंप ने हाई लेवल बैठक की है। इसके जरिए आपको बता दें, ईरान मुद्दे को लेकर ट्रंप ने बैठक में चर्चा की है। खासतौर पर ईरान पर फिर से हमले को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ परमाणु हथियार के मुद्दे को लेकर, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, इस बाबत भी ट्रंप ने तमाम पक्ष रखे हैं। ईरान का अमेरिका के साथ वार्ता से साफ इनकार यहां पर सामने आया, क्लियर नो। और दोहा में पॉलिटिकल या परमाणु डील पर दस्तखत नहीं किए हैं, ईरान ये पक्ष रख रहा है। फ्रोजन फंड्स को लेकर के, जिसमें यहां ईरान पक्ष रखता हुआ नजर आ रहा है कि फ्रीज्ड फंड्स को जारी कराने की प्रक्रिया पर भी बात हो रही है, और इस पर जब तक बात नहीं होगी तब तक स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगी। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि आज का ईरान किसी भी धोखे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज भी ईरान का फुल कंट्रोल है। ईरान ने इस समुद्री रास्ते को एक ऐसे अचूक हथियार में बदल दिया है जिससे अमेरिकी खेमे में खलबली मची हुई है, और खुद ट्रंप को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि ट्रंप भी इससे परेशान है, उनके भी पसीने छूट रहे हैं। साफ है कि दोहा की मेज पर छिड़ा यह कूटनीतिक खेल कभी भी बारूद के ढेर में बदल सकता है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए। दोहा में ट्रंप का धोखा, अब ईरान नहीं देगा मौका। ईरान की खतरनाक चाल, खाड़ी में यूएस बेहाल। ट्रंप को पड़ी मार, हॉर्मुज बना ईरान का हथियार। ट्रंप का झूठ बेनकाब, हॉर्मुज बना ईरान की जायदाद। एमओयू के बाद भी संग्राम, समझौता होगा नाकाम। मेहमानों का तारुफ आपको करवाऊं उससे पहले आज का बड़ा सवाल जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। क्या दोहा में वार्ता नहीं हो पाना मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की दस्तक मानी जा सकती है, और क्या ये आगे जंग को और ज्यादा सुलगा सकती है, इस बारूद को और ज्यादा धधका सकती है? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ कनेक्ट है, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीरज कौल भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया मैं लूंगी। राजन सर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ट्रंप को बड़ी मार पड़ी है और ये स्ट्रेटेजिक मार मानी जा रही है। इस दफा ना बात न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हो रही है, ना तमाम चीजों को लेकर के हो रही है, ना हथियारों को लेकर के हो रही है, ना जंगी बेड़े को लेकर हो रही है, ना सेना को लेकर हो रही है। बात एक ऐसे पाथवे पर अटकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से 20% दुनिया भर की सप्लाई होती है गैस की, ऑयल की, जो कि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो एक ऐसी कमजोर नब्ज पकड़ी है ईरान ने जिससे अमेरिका के पसीने छूट गए। जय हिंद ऋतु जी, बहुत सही आपने इसका आंकलन अभी किया है।
बिकॉज जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं खाड़ी से, वो यही सजेस्ट कर रही है कि ईरान खाली दो मुद्दे पे बातचीत करना चाहता है अभी। बाद में वो अपने ये न्यूक्लियर और बाकी भी जो डिस्कशन है वो उसको लेके आएगा। यहाँ पे जो दो मुद्दे हैं जिसके ऊपर ईरान बात करना चाहता है, पहले तो जो उसके कतार में अकाउंट्स जो फ्रीज किए हुए हैं $6 बिलियन। अब ये ईरान चाहता है कि एक स्टेटमेंट अभी निकले कि ये इसको अनफ्रीज कर दिया गया और ये पैसा ईरान के पास आ गया है। बिकॉज वो इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा देयर इज नो ट्रस्ट। इसको अमेरिका के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता है। वो चाहता है कि एक अमेरिका की तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आए कि ओके ठीक है, आपने ये हमको एश्योरेंस दिया है कि हमारे जितना भी आपने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है उसको आप अनफ्रीज कीजिए और $6 बिलियन रिलीज कीजिए। वो पहली चीज। और दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जगलर वेन एक्चुअली बन चुका है। और इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है ईरान। वो उसको बोलता है कि हम जो आपको चैनल्स देते हैं जिसमें आपको अपने कंटेनर्स और शिप्स आपको लेके आएंगे, आप वही चैनल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मर्जी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं घूम पाएंगे। इसका मतलब बहुत साफ है, क्योंकि अभी से ही एक एक स्ट्रेटजी ईरान अभी ले कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा आज के बाद और कल के बाद भी। और जहां पे इसको मैरीटाइम फीस की बात हो रही है, अब ईरान ने इसको बता दिया कि 60 दिन तक तो मैं लूंगा नहीं, पर मैं 60 दिन के बाद लूंगा। इसका मतलब कि ये नेगोशिएशन इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को सुनना पड़ रहा है और ईरान उसको डिक्टेट कर रहा है। आपने जैसे बताया, एक नेगोशिएशन बराबरी का नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो दुखती रग है जिसको आपने सही इसको डिस्क्राइब किया है, वो ईरान ने पकड़ ली है। हाँ। और वो इसलिए पकड़ी। और एक तीसरा अहम इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, एक फैसला ये भी लिया जा रहा है कि जो लेबनान का जो इशू है वो एक सेपरेट तरीके से पीस टॉक्स लेबनान और इजराइल के बीच में रखी जाएगी। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेटमेंट है। देखिए आप, अभी इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ईरान को प्लीज करने के लिए या उसको प्लेकेट करने के लिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेटमेंट दिया है कि लेबनान का इशू भी एक पीस टॉक्स के थ्रू होगा, पर वो हमारे बीच आपने एक और मुद्दा ऐड ऑन कर दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबनान का केस भी। धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक प्रश्न उनसे करना चाहूंगी। अभी एक एक्सपोजर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं इस बाबत कि जो एक छलावा वो पूरी दुनिया भर में लेकर ग्लोबल पुलिसिंग का जो डंडा लेकर घूम रहे थे, अब उसमें ऐसा लग रहा है बल नहीं रह गया है, या ईरान ने उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करके डीकोड करके रख दिया है कि भाई झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए ईरान जैसा। अनम्यूट कीजिएगा धीरज जी प्लीज। शायद उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। श्याम सर, आप ही से अगर मैं ये प्रश्न करूं कि ईरान ने अमेरिका को इस कदर झुका दिया है कि अब ट्रंप हर जगह फफलाते हुए नजर आ रहे हैं। एमओयू पर बात हो, किसी मीडिएशन की बात हो, सिग्नेटरीज हो, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा पेच फंस रहा है। धन्यवाद ऋतु। जय हिंद, शानो वरुणा। मैं शुरुआत में ही कह दूं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और इसलिए सहमत नहीं हूं कि कई सारे इसके मुद्दे हैं जिसके कारण ट्रंप और उनकी जो पूरी टीम है, जो कई भागों में विभाजित होके डालमा, डिसेप्शन, डायवर्जन करके इस वॉर को लड़ रही है, छद्म नीति के साथ लड़ रही है। और सीधा सीधा बताऊं तो युद्ध कभी रुका नहीं है। गोली ना चले, तोप ना मूवमेंट हो और बौछारें ना हो, सवेरे उठ के कोई रिस्पांस जर्क ना निकले, तो इसका मतलब नहीं कि युद्ध बंद हो रहा। ये दूसरे तरह का युद्ध है। ये हिट एंड रन युद्ध है। एफआईआर लॉन्च करते रहें, पुलिस को बुलाते रहें, डिप्लोमेसी करते रहें, सारी बातें चलती रही और अपना काम टैक्टिकल लेवल पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चलता रहा, चलता रहेगा और चल रहा है। क्योंकि वहां के आकलन करने के लिए थोड़ी डीपली इसको समझना जरूरी है
कि 2 शिप पे अटैक क्यों हुआ, आज जो एक जो शिप है वो शैलो वाटर में फंस क्यों गया, 127 शिप AIS ट्रैकर ऑफ करके किस रास्ते से अमेरिका के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुप्रीमेसी में सुरक्षित करते हुए ओमान की खाड़ी को हक करते हुए निकल रहे हैं। एरिया ऑफ अथॉरिटी जो रूट बनाई है उन्होंने लद्दाख और कोसाम आइलैंड के बीच से, उसको कितने शिप चुपचाप इवेड करके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। कतारी शिप पे ओमान की खाड़ी में क्यों अटैक हुआ, क्योंकि कतारी ऑयल ले जा रहा था। डिस्ट्रॉयर्स क्यों घुसे थे इसमें, जब पहली बार इस्लामाबाद मीटिंग हुई थी, क्या करने आए थे वो, उन पे अटैक हुआ, उसका क्या मतलब हुआ। ये सब स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन और धीरे धीरे सैनिटाइज करते हुए गल्फ के जो हॉर्मुज का एरिया है उस पे अमेरिका को सुप्रीमेसी करनी है। देखिए, आपको मान के चलो, रिजीम चेंज, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उसको रोकना, ये सब इनविजिबल एम है, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन विजिबल एम है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट हॉर्मुज। मान के चलिए कि ऐसा नहीं कि ईरान ने इसको बाद में वेपनाइज कर दिया, ये तो 5-7 से लगातार और पहले भी हो चुका है। 1988 की पूरी बात ही अगर हम भूल जाएंगे, हम ऑपरेशन प्राइम मैंटिस को भूल जाएंगे, हम माइन शो वहां ले किए गए थे पहले उनको भूल जाएंगे, तो फिर ये ऐसा तो नहीं है कि JCPO जो था उसका एक नया संस्करण हो, एक नया एडिशन बनाकर बस ले आए हैं ये MOU? देखिए, MOU में एक केक है रितु जी, आपके दर्शकों को बताओ, ये केक है, ऊपर के 5 लेयर को धीरे धीरे खाना है आपको। ईरान कहता है ऊपर से खाना है, नीचे नहीं खाने देंगे। तो ऊपर में क्या रेज है? सबसे पहला है लेबनान, दूसरा है उनका विस्थापित करना, लेबनान में सोवरेनिटी लाना, तीसरा क्या है, फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करो, चौथा क्या है आपका, फिर आपको जो NPT की रेजिम्स है उसको हम बहाल करें और यूरेनियम को वहीं सुरक्षित रहने दें, आइए आएगा, और तब जाके हॉर्मुज, और उसके बाद और 14 पॉइंट। तो ये ऊपर से खाना बोलता है वो, और अमेरिका को इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऐसा एक डायलॉग है जिसमें दोनों को फेस सेविंग का मौका देते हुए निकलने के बहुत सारे सुरक्षित रास्ते छोड़ दिए गए, और ये दोनों देश चाहे तो निकल सकता है पर निकलेगा नहीं, क्योंकि ईरान के हॉर्मुज पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा गल्फ कंट्रीज का, तब तक ये वार नहीं रुकेगी। चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, चुप हो जाए कुछ दिन, ईरान अमेरिका बाहर चला जाए, अंदर चला जाए। आप सुन रहे हो ग्राउंड फोर्सेस की बात, कोई ग्राउंड फोर्सेस की उसकी मूवमेंट बंद नहीं हुई है और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। D-Day आएगा। मैंने ये आज से नहीं 7 मार्च से शुरू किया था कहना, कोई चेंजेस नहीं ला रहा हूं, ये चलेगा, लेकिन विजिबल नहीं होगा, आपको पता नहीं लग पाएगा कि कहां अमेरिका किस फ्रंट पे कैसे तैयारी कर रहा है। कहने को तो ये भी कहा गया अमेरिका द्वारा कि वहां पर समय समय पर मैनेज करने के लिए, चेक करने के लिए IAEA की टीम भी पहुंचेगी। वो भी प्रैक्टिकली देखे तो ईरान ने एग्री कभी किया नहीं है। धीरज कौल जी, आपसे मेरा प्रश्न था कि दोहा की बातचीत में, दोहा में जो इस बीच मीडिएशंस हो रहे हैं, MOU के बाद की जो सिचुएशन है, कितना ट्रस्ट किया जाए कि ये एक्चुअली में सिचुएशन को और अच्छा करेगा या और एक नया ट्विस्ट शुरू कर देगा? नमस्कार, फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। हाँ, सॉरी। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो हम दोहा की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा डिफरेंट एरिया में लाना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक आपके सभी पैनलिस्ट एक स्पेसिफिक एरिया में बात कर रहे हैं। आई थिंक आई विल बी मोर प्रोडक्टिव टॉकिंग ऑन फाइनेंस। प्लीज। अगर हम बात करें जो ईरान के एसेट सीज्ड हैं अभी एज ऑफ जून, वो नंबर्स तकरीबन 120 बिलियन डॉलर के करीब हैं। और अभी जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर अगर आप देखें तो चाइना के 20 बिलियन डॉलर हैं जो चाइना वो करता है ईरान को। भारत के 7 बिलियन है, बिलीव इट और नॉट, नंबर 2 इज इंडिया। उसके बाद इराक है। और जो ये कतर की बात हो रही है, ये मैं क्लैरिफाई इसलिए आपको करना चाहूंगा कि ये कतर के पैसे नहीं है, ये साउथ कोरिया के पैसे हैं जो 2023 में ट्रांजैक्शन, साउथ कोरियन मनी जो उन्होंने क्रूड ऑयल के लिए और नेचुरल गैस के लिए ईरान को दिया था, वो कतर उसका ट्रस्टी था और उसने उसको एक तरीके से होल्ड करके रखा है। और यूएस के तो सिर्फ 2 बिलियन है, जापान के 1.5 बिलियन है, लग्जमबर्ग के 1.6 बिलियन है। और जो हमारे पास अभी आंकड़े आ रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो तकरीबन हम लोग देख रहे हैं कि 30 से 50 बिलियन मिनिमल रिकंस्ट्रक्शन, अगर मिलिट्री साइट्स, रोड्स की बात करें। मॉडरेट रिकंस्ट्रक्शन जिसमें इंडस्ट्रियल प्लांट और हाउसिंग है, $100 बिलियन। एक्सटेंसिव रीबिल्ड जिसके अंदर न्यूक्लियर, रिफाइनरी, स्पोर्ट्स, पावर ग्रिड, हाउसिंग, इंडस्ट्री और कहीं ना कहीं जो उनके डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 150 बिलियन।
तो अगर आप ये नंबर साथ में उठा लें तो 300 से $350 बिलियन का ईरान को इस टाइम नेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान हुआ है वो अलग है। उनकी करेंसी तो आप कह रहे हैं 115 नंबर मिलियन गेम टू में वन फंस रहा डॉलर है, हो। राइट? नहीं नहीं, मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हाँ, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं प्लीज फाइनेंशियल प्लीज। मार्केट से हाँ जुड़ा हूँ, मैं आप ही के शो पे पिछले जब से वॉर शुरू हुई है तब से इस पे कैप्टन साहब भी हैं और भी यहाँ पे पैनलिस्ट जो हम लोग आते रहते हैं, जी। इस पे बात करते रहे हैं कि दो दो क्वार्टर्स मतलब 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा हमारी जो वॉल स्ट्रीट है या जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया को चलाती हैं टेक्निकली स्पीकिंग, उनके पास एपिटाइट नहीं है इस वॉर का, और दुनिया को ये स्टैगफ्लेशन और रिसेशन में घुसा सकता है। लेकिन अभी आप देखिए सारे फाइनेंशियल एस्टिमेट्स ग्लोबली, मैं यहाँ पे भी इंटरव्यूज देता हूँ, हम सबके एस्टिमेट ये दिखा रहे थे कि तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ड्रॉप होने में आफ्टर द वॉर हैज स्टॉप्ड। आज के दिन में क्या परिस्थिति है, हम सब चौंके हुए हैं। जो हम एंटिसिपेट करे थे $90 से $100 प्रति बैरल होगा, वो अब $72 प्रति बैरल ब्रंट क्रूड ऑयल है। और ये क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूं कि ये जो वॉर है, पहली बात तो आईआरजीसी के हाथ में कोई भी हरमुज को छोड़ के नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म अगर आप बात करें। दूसरी बात ये है न्यूक्लियर ईरान हो नहीं पाएगा। तीसरी बात ये है, ये जो आप स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो नेचुरल वाटरवे है उसके ऊपर ईरान एक तरीके से चुंगी लगाना चाहता है, जो एक अगर लगाना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसलिए हिलेगी कि दुनिया भर में बहुत सारे नेचुरल वाटरवेज हैं और उसमें भारत का भी काफी क्लेम आ सकता है। तो चाइना से माल आता है तो इंडिया तो इसमें बहुत पैसे कमा लेगा। तो कहने की ये बात है कि ये वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और हाँ। मेरा लॉन्ग टर्म एनालिसिस ये कहता है कि आईआरजीसी के हाथ में ईरान को नहीं छोड़ा जाएगा लॉन्ग टर्म, या तो ठीक है। इंटरनली अरविंद जी हमारे से जुड़े, एक ओपनिंग कमेंट उनसे भी चाहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। माफी के साथ थोड़ी देर से आ रही हूँ अरविंद जी, लेकिन फ्रीज्ड जो एसेट्स है या सैंक्शंस है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल इस पूरी स्थिति में प्ले करने वाले हैं? देखिए रितु जी, ये तो तय है कि ईरान के पास अभी चैलेंजेस हैं और जो उसकी इकोनॉमी है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। जो एक मोटा मोटी आकलन है, धीरज जी शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, पर ऐसा अनुमान था कि इस गर्मियों तक वो ईरान की जो इकोनॉमी में जितनी भी ताकत थी वो धीरे धीरे खत्म होने वाली थी और उसके लिए एक तरीके का क्राइसिस पैदा होने वाला था। तो यह तो इसमें कोई बात नहीं है। तो अगर ये जो फ्रीज एसेट्स हैं, अगर इनको अमेरिका रिलीज करता है तो ईरान की इकोनॉमी के लिए एक तरीके से वो सांस लेने जैसी जगह बन जाएगी और वो सब कुछ हो जाएगा। पर बात ये है कि जैसा कि शुरुआत से ही, चाहे जब भी ये एमओयू का नाटक हो रहा था, तब भी जितने भी जो संजीदा एक्सपर्ट थे उन सबको ये लग रहा था कि ये नाटक है। भले ही वो टॉप लीडरशिप की तरफ से उसका एश्योरेंस दिया गया था, ईरान की तरफ से भी और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी, पर जो थे वो सब साफ साफ देख रहे थे कि कहीं किसी का इंटरेस्ट सर्व भी नहीं हो रहा है, तो ये कभी ये ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो इंटेंशन में आपको ट्रस्ट हो रहा है? इंटेंशन सही है अरविंद जी? बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो खासकर साउथ ब्लॉक में बैठे हुए लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि ये मामला लंबा खींचेगा, और इसीलिए उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू कर दिए। जब मोदी साहब यूरोपियन यूनियन गए थे तो यूएई होके जो गए थे, तो इसका कारण यही था कि जो भारत की जो 90% जो एलपीजी की जो डिपेंडेबिलिटी है ईरान पे, वो खासकर होर्मुज स्ट्रेट और वो जो पूरा है, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढना था ताकि हम होर्मुज स्ट्रेट को एक तरीके से बाईपास कर लें। तो ये है, तो भारत तो मतलब अगर सच मायने में देखा जाए तो हम ये सोच रहे हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच का मामला है, पर अगर सबसे ज्यादा किसी के इंटरेस्ट को अगर नुकसान पहुंचाया है तो भारत के दोस्त यूनाइटेड स्टेट ने भारत को पहुंचाया है, और उसका हमें अल्टरनेटिव कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। क्योंकि अगर सच मायने में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट पिछले 3 से 4 डिकेड तक इंडियन इंटरेस्ट पे लगातार हमले करता रहा है, चाहे वो इराक पे तो आप ये कह रहे हैं कि वो दोस्ती भी महज कागजी है और महज दिखावा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दोस्ती का तो नाम देना ही गुनाह होगा। हम दरअसल वो एक तरीके से क्लाइंट हैं अमेरिका के। तो जैसे कि जो व्यापारी अपने क्लाइंट्स के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही जो यानी कि आने वाले समय में भी देखना होगा कि एमओयू
के बाद संग्राम और ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक होता है, या दोनों पक्षों की तरफ से जो अपने अपने कंडीशंस रखे गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किस किस पर हो पाता है और दुनिया किस ओर आगे बढ़ती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका सभी का ज्वाइन करने के लिए और कीमती वक्त के साथ कीमती राय देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।